कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। मुझे लगा था कि आज तक जितने लड़कों ने भी तुझे ना बोला है, उन्होंने तुझे पहचानने में गलती कर दी, पर आज मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने तुझे सही पहचानने में गलती नहीं कर दी, बल्कि अपनी बेटी को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरला, हमने एक बेटी को नहीं बल्कि एक नागिन को जन्म दिया है, जो बात बात पर बदला लेना चाहती है। सरला जी चुपचाप नजरें नीचे करके बस अपने पति की पीड़ा को सुन रही थी और महसूस कर रही थी। इसके सिवा वो और कुछ कह भी नहीं सकती थी और ना कुछ कर सकती थी, क्योंकि इस नागिन को पैदा करने वाली वही थी। लेकिन अब दिव्या से अपने पिता के दिल को चुभो देने वाले सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसलिए दिव्या ने भी गुस्से से चिल्ला करके कहा, बस करिए पापा, अब आप मुझ पर सवाल उठाने। इन सब की असली गुनहगार मैं नहीं, वो वैभवी है। आज दिलीप को समझाया नहीं होता तो मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाती और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं होती। पर नहीं, इस वैभवी को कभी डॉक्टर तो कभी वकील बनने की ज्यादा पड़ी रहती है, और इसने एक बार फिर से मेरे प्लान को नाकामयाब कर दिया। पर अब और नहीं, मैं अब इस जड़ को ही खत्म कर दूंगी। और इतना कह करके दिव्या ने वैभवी के हाथ को एक ही झटके में इतनी जोर से पकड़ा कि वैभवी के हाथ में चोट लग गई और खून भी बहने लगा। पर दिव्या ने इस बात की परवाह किए बिना वैभवी को जबरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगी और उसने कहा कि आज तो मैं तेरा सारा हिसाब चुका करके रहूंगी, वो भी तुझे इस घर से निकाल करके। वैभवी खुद को बचाने का बहुत प्रयास कर रही थी, पर दिव्या ने वैभवी को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि बेचारी वैभवी अपने पूरे जोर लगाने के बाद भी दिव्या से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। और फिर दिव्या ने वैभवी को घर की चौखट के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि तू मुझे इस घर से बेइज्जत करके निकालना चाहती थी ना, तो आज मैं अपनी इस बेइज्जती का उधार तेरी बेइज्जती से चुकता करूंगी। और इतना कह करके जैसे ही दिव्या ने वैभवी के ऊपर हाथ उठाया, तो दिव्या का हाथ किसी ने पकड़ लिया। और जब दिव्या ने देखा तो वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि वैभव ने पकड़ा था। वैभव को देख करके दिव्या के तो होश ही उड़ गए कि भीगी बिल्ली की तरह उससे डरने वाला उसका भाई आज पहली बार उसका हाथ रोक करके खड़ा था, वो भी अपनी पत्नी वैभवी के लिए। वैभव को देखते ही दिव्या ने अपना नाटक शुरू कर दिया और मासूम बनती हुई बोली कि अच्छा हुआ जो तू सही वक्त पर आ गया वैभव, वरना आज इस वैभवी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी तैयारी करके रख दी थी। तुझे पता है इसने मेरे साथ क्या किया है? इसकी वजह से तभी बीच में पहली बार अपनी बड़ी बहन की बात को काटते हुए वैभव ने कहा कि इसने आपके साथ क्या किया और क्या नहीं, ये बात इतनी जरूरी नहीं है अभी, जितनी कि ये जानना कि आपने इसके साथ क्या किया और क्या करने जा रही थी। आज तक मैंने ये बात ना स्वीकार की और ना ही किसी से कही, पर आज सबके सामने कह रहा हूँ कि ये मेरी पत्नी वैभवी है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे भी ज्यादा मैं इसकी इज्जत करता हूँ। और आपने मेरी ही पत्नी, मेरे ही प्यार और मेरे ही घर की इज्जत पर हाथ उठाने की कोशिश की, उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, तो दूर ऐसा सोचने की भी। आपको क्या लगता है कि उसका पति कुछ बोलता नहीं है तो क्या उसे कोई दिखाई नहीं देता है या कुछ देख नहीं पाता है? और फिर तभी वैभव ने वैभवी का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आया। इतना कहने के बाद भी वैभव ने बोलना बंद नहीं किया, बल्कि वो आज खुल करके अब अपनी बहन के साथ साथ अपनी माँ से भी सवाल कर रहा था। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही दिन से भांप लिया था जब आप दोनों मिल करके जो कुछ भी मेरी पत्नी वैभवी के साथ कर रहे थे, पर मैं फिर भी चुप रहा। इसलिए नहीं कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा आप लोगों से प्यार करता हूँ, बल्कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी माँ और बहन पर भरोसा करता था। और मुझे लगता था कि एक दिन मेरी माँ और मेरी बहन को मेरे इस अटूट भरोसे का एहसास
हो जाएगा और वो वैभवी को दिल से स्वीकार कर ले। पर इसके बदले में आप दोनों ने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? उसे स्वीकार करना तो दूर, उसे इस घर की उधार की बहू नाम दे दिया। उधार की बहू? क्या सच में एक लड़का अगर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले तो उसके घर वाले उस लड़की को उधार की बहू का दर्जा दे देते हैं? क्योंकि अगर ये सच में उधार की बहू है इस घर के लिए और आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोगों के लिए दिन रात ये काम क्यों पूरे बहू वाले करे? क्योंकि मैंने देखा है जब भी वैभवी को एक बहू को अधिकार और इज्जत मिलनी चाहिए तब आप दोनों इसे उधार की बहू कह करके इसका मजाक उड़ाते थे। पर जब बात घर के काम और खाने की आए तब आप दोनों बहू के नाम पर वैभवी को ही आवाज लगाती थी। ये तो फिर भी इतना अपमान सह करके मेरी वजह से आप सब लोगों के लिए ये सब करती रही और बहू हो करके ना सिर्फ अपने अधिकार के लिए बल्कि इस घर की बेटी के अधिकार और खुशियों के लिए भी ये लड़ती रही। जो काम एक माँ बाप और भाई को करना चाहिए वो एक भाभी हो करके अकेली करती रही और इसने ही दिया को उसके हिस्से की खुशी और इज्जत दिलाई थी। अरे ये एक पत्नी और बहू बन करके मेरे ही घर पर अकेले अपनी लड़ाई लड़ती रही और मैं इसका पति और दिया का भाई हो करके भी आप लोगों के डर की वजह से चुपचाप तमाशा देखता रहा। मुझे तो अब आप लोगों से ज्यादा खुद पर गुस्सा और नफरत हो रही है कि मैंने दोबारा से ऐसा किया, वो भी उस इंसान के साथ जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। शायद इतना कि अगर मैं बदले में इसे प्यार ना भी करूं तो इसके अकेले का प्यार हम दोनों के लिए बहुत है। वैसे अनजाने में ही सही पर आपने इसे ठीक नाम ही दिया था, माँ उधार की बहू। हाँ ये सच है कि वैभवी को मैं इस घर पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए बहू बना करके लाया था, पर यहाँ लाते ही मेरी माँ इसका नामकरण भी उधार की बहू से कर देंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर माँ, मानना पड़ेगा दिव्या दीदी के साथ रह करके आप भी उनकी तरह थोड़ी थोड़ी चालाकी सीख गई हैं, वरना मेरी माँ को तो सिर्फ प्यार और दया के सिवा कुछ आता ही नहीं था। वैभव के इतना बोलते ही दिव्या ने गुस्से से चिल्ला करके कहा कि बस करो वैभव, इस वैभवी ने तेरे दिमाग में हमारे खिलाफ जो जहर घोला है ना। तभी बीच में दोबारा से दिव्या की बात को बीच में काटते हुए वैभव ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा कि चिल्लाना बंद करिए दिव्या दीदी, चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता है। सच को ऊंची आवाज की जरूरत नहीं पड़ती है और झूठ को लाख चिल्ला के बोला जाए फिर भी वो झूठ ही रहता है। और आपको क्या लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो किसी की भी बातों में आ करके अपनी ही माँ और बहन के बारे में ऐसा बोलूंगा? अरे पैदा हुआ हूं मैं इस घर में और मुझे पाला आप दोनों ने है, मेरी रगों में आप दोनों का खून है, मुझसे ज्यादा आप दोनों को भला और कौन ही पहचान सकता है। पर अब नहीं, मैंने एक बेटा और भाई होने का बहुत फर्ज निभा लिया, शायद इतना कि इसकी कीमत मेरी पत्नी को चुकानी पड़ी मेरे ही घर की उधार की बहू बन करके। पर अब मैं अपनी पत्नी वैभवी को इस घर की उधार की बहू के नाम से आजादी दिला करके रहूंगा और आप सभी को भी इसकी सच्चाई बता करके रहूंगा। तो अब आप सभी लोग सुनिए मेरे और वैभवी का वो सच जिसने इसे इस घर की उधार की बहू बनने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं और वैभवी एक कंपनी में साथ काम करते थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। डिम्पल को मेरी जिंदगी से चले जाने का सदमा मुझ पर बहुत गहरा हुआ था, जिसके बाद मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की थी। पर वैभवी को देखने के बाद मैं खुद को उसकी ओर खींचा चला गया। वैभवी के साथ मुझे वो अपनापन और प्यार मिला जो कभी मुझे डिम्पल से मिलता था। और फिर ना जाने कब हम दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे वैभवी को बहुत पसंद करने लगा और उससे शादी भी करना चाहता था। पर कुछ साल पहले मेरे और डिम्पल की वजह से आप सभी को जो कुछ सहना पड़ा था, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी मैं आप लोगों को कभी वैभवी के बारे में बता सकूं। इसलिए मैंने वैभवी के साथ एक सीमा में रह करके ही प्यार किया, जिससे मैं कभी भी इसकी नज़रों में दोषी ना साबित हो सकूं। पर एक दिन जब मैं और वैभवी एक पार्टी के लिए बाहर जाने वाले थे, तब उस दिन मैं बाहर बाइक पर वैभवी का इंतजार कर रहा था।
पर जब बहुत देर हो गई वैभवी नहीं आई, तब मैं परेशान हो करके उसे ढूंढता हुआ ऑफिस के अंदर चला गया। वहां जाकर के मैंने देखा कि ऑफिस के सभी लोग वहां से जा चुके हैं और पूरा ऑफिस खाली था। मैंने वैभवी को बहुत आवाज लगाई, पर वैभवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने वैभवी को कॉल किया तो उसके फोन की रिंग को सुनते सुनते मैं जैसे ही ऑफिस के थोड़ा और अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पर वैभवी ने हमारे ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था और मुझे देखते ही सबने मुझे विश करना शुरू कर दिया। मेरे जन्मदिन के बारे में मैंने वैभवी को कभी कुछ नहीं बताया, पर ना जाने वैभवी को कहां से मेरे जन्मदिन के बारे में पता चल गया। और उसी पार्टी के दौरान जब मुझे घर से दिव्या दीदी का फोन आया कि आप लोग मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, तो मैं उस दिन इस बात को समझ गया कि जब बिना मेरे कुछ बोले वैभवी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो वैभवी अब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है और वो मेरी शादी किसी और के साथ होता हुआ नहीं देख पाएगी। और दूसरी तरफ मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। तो अब अगर ऐसी स्थिति में मैंने अपने कदम पीछे नहीं किए तो मुझसे अलग होना वैभवी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस पार्टी के बाद मैं वैभवी से नजरें बचाने लगा। पर बहुत ही कम वक्त में वैभवी इस बात को समझ गई और उसने मुझसे इसका कारण पूछा और मैंने सच को छिपाते हुए बस इतना ही कहा कि मैं तुमसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहता, और वहां से चला गया। वैभवी भी अपनी समझदारी दिखाते हुए कभी भी दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आई, पर उससे रिश्ता खत्म करने का दुख मुझे हर रोज होता था। पर इसके लिए जो कुछ भी मेरे पहले रिश्ते डिंपल की वजह से मेरे परिवार को झेलना पड़ा, उसके बाद मैं अपने परिवार को कोई और दुख नहीं दे सकता। इसके बदले भले ही उनकी जगह पर ये दुख मुझे ही सहना पड़े, पर मैं अपने और अपने परिवार के बीच ये बात भूल गया था कि ये दुख अकेला मेरे का नहीं, बल्कि मेरे साथ साथ वैभवी को भी मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। और फिर एक दिन अचानक से मेरे बॉस को मुझे कॉल आया कि वो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो मरने से पहले मुझसे आखिरी बार बात करना चाहते हैं। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे वहां से अस्पताल के लिए निकल गया। वहां पहुंच करके जब मैंने अपने बॉस को आखिरी सांसें लेते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसकी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें बिजनेस में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अब उनकी कंपनी एक बहुत बड़े लॉस में चली गई है। और इस बात के सदमा को वो सह नहीं पाए और दिल का दौरा पड़ गया और अब ये उनकी मौत का कारण बन चुका था, जिसके बाद वो अब इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले थे। उस लाश की वजह से अब हमारी कंपनी डूबने वाली और उसके बचने के चांस बहुत ही कम थे। ये सुन करके मैंने अपने बॉस से कहा कि तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब मेरे बॉस ने बहुत उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख करके मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी की जिम्मेदारी अब तुम अपने हाथों में संभाल लो और इस कंपनी को डूबने से बचा लो। मैंने अपने बॉस से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके ऑफिस का एक छोटा सा एम्प्लॉई हूँ जो बस आपकी कंपनी के लिए काम करता हूँ और इससे ज्यादा मुझे इस कंपनी के बारे में और कोई जानकारी नहीं। और फिर डूबती हुई कंपनी को बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और आप मुझे बाहर वाले पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपकी कंपनी को संभाल सकूं और फिर आपके परिवार में भी तो कोई होगा ही जो इस कंपनी को संभाल सकता होगा या फिर उसकी देखभाल कर सकता होगा। तब मेरे बॉस ने कहा कि नहीं, मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी बेटी है और मेरे जाने के बाद ये कंपनी संभालना मेरी बेटी के बस में भी नहीं है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। वो न्यूयॉर्क से अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके आई है और मेरी कंपनी में एक आम इंसान की तरह काम कर रही है या फिर काम करना सीख रही है, पर एक एम्प्लाई के तौर पर, क्योंकि वो अपने दम पर कुछ करना और बनना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि लोग उसके पिता के बारे में जान करके उसकी काबिलियत को अनदेखा करें। इसलिए वो मेरी बेटी है। इस बारे में कंपनी में किसी को भी खबर नहीं है। अपने बॉस की ये बात सुन करके मैंने बड़ी हैरानी से अपने बॉस से पूछा कि आखिर आपकी बेटी है कौन।
तब मेरे बॉस ने मेरे पीछे देखा और मुस्कुरा करके कहा कि वो आ गई मेरी बेटी। और मैंने जैसे ही पलट करके देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि वैभवी थी। ये जानते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं बड़ी हैरानी से कभी अपने बॉस की तरफ तो कभी वैभवी की तरफ देखने लगा। वैभवी भी मुझे ऐसे अचानक से अस्पताल में, वो भी अपने पिता के साथ देख करके हैरान हो गई और उसने भी मुझसे पूछा कि वैभव, तुम यहाँ कैसे? तब उसके पिताजी ने उर्फ मेरे बॉस ने बताया कि उन्होंने भी मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। तब वैभवी ने भी उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने वैभव को यहाँ क्यों बुलाया है। तब मेरे बॉस ने वैभवी का हाथ मेरे हाथ में सौंपते हुए कहा कि वैभव, तुम कोई गैर या बाहर वाले नहीं हो। मुझे तुम्हारे और वैभवी के रिश्ते के बारे में सब पता है और इस बात के लिए मुझे मेरी बेटी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उसकी काबिलियत के साथ साथ उसकी पसंद पर भी पूरा भरोसा है। इसलिए मुझे पता है कि इस डूबती हुई कंपनी और मेरी बेटी को तुमसे अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता। ये सुनते ही मैं और वैभवी दोनों ही हैरान हो गए और वैभवी ने अपने पिता से कहा कि आखिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। तब मेरे बॉस ने कहा कि प्यार ऐसी चीज ही है बेटा, जो कभी छुप नहीं सकता है। वो लोगों की नजरों में, मुस्कुरा कर, मुस्कान में और बातों से साफ साफ झलक ही आता है। और जब तुमने ऑफिस में वैभव के लिए उसके जन्मदिन की सरप्राइज पार्टी दी थी, तब मैंने तुम्हारे चेहरे की खुशी से ही इस रिश्ते को और इस प्यार को भांप लिया था। और मुझे तुम्हारी पसंद और वैभव से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं वैभव को बहुत वक्त से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और जिम्मेदार भी। उसके हाथों में अपने जीवन भर की कमाई और पाली पोसी बेटी सौंपना मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए वैभव, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि एक बीमार बाप की और एक असहाय आदमी की डूबती हुई कंपनी और जवान बेटी को इस दुनिया के गंदे हाथों और गंदे नजरों से बचा लो। मैं अपने बॉस को ये बातें सुन करके बहुत ज्यादा हैरान हो गया। पहले तो ये सुन करके हैरान हो गया कि वैभवी ही मेरे बॉस की बेटी है। ऊपर से मेरे बॉस ने मुझे अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी सौंपना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने अपने बॉस को समझाते हुए फिर से कहा कि आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखा रहे हैं। मैं आपके इस भरोसे का मान रख भी पाऊंगा या नहीं, ये मैं खुद नहीं जानता। तब मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि तुम्हें खुद पर भरोसा हो या ना हो, पर मुझे अपनी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा है कि उसने जिसे अपना खूबसूरत सा दिल दिया है, उसमें कोई तो बात जरूर होगी। और अगर फिर भी तुम्हारे अंदर खुद के लिए भरोसे की कमी है, तो मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारे अंदर एक ना एक दिन खुद के लिए भी भरोसा जरूर पैदा कर देगी। लेकिन अब तुम मेरी बात मान जाओ और इस शरीर से मुझे मुक्ति दिला दो, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा है। मैं अपने बॉस की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उनकी सांसें धीमी होने लगी और डॉक्टर के आते आते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और उनका वादा अधूरा रह गया। अपने पिता की मौत से वैभवी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो ना तो अपने आप को संभाल पा रही थी और ना ही अपनी डूबती हुई कंपनी को। पर ना जाने क्यों अब मुझे वैभवी के साथ साथ अपने बॉस के लिए भी बुरा लग रहा था। वो मेरे सामने अपने पूरी बात भी नहीं बोल पाए, अपनी आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाए और इस दुनिया को और अपनी बेटी को छोड़ करके चले गए। हालांकि मुझे इतना पता था कि वैभवी का इस दुनिया में उसके पिता के सिवा और कोई अपना नहीं है। इसलिए वैभवी अपने घर के साथ साथ इस दुनिया में भी पूरी तरह से अकेली थी और उसका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत की और वैभवी से मिलने उसके घर चला गया। वहां पर पहुंच करके जब मैंने वैभवी को देखा तो वैभवी की हालत देख करके मुझे खुद पर बहुत रोना आ रहा था और खुद से नफरत भी हो रही थी कि उसके पिता ने मुझ पर कितना भरोसा करके अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी थी और एक मैं अपने बीते हुए कल से इतना भागने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आने वाले कल को भी नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए मैंने उसी वक्त ये फैसला किया कि मैं अपने बॉस की आखिरी इच्छा को पूरा करूंगा, ना सिर्फ उनकी डूबती हुई कंपनी को बचा करके बल्कि उनकी बेटी को भी अपना कर। और फिर मैंने वैभवी से शादी का प्रस्ताव
रख दिया। ये सुन करके वैभवी ने खुश होने की जगह पर उल्टा मुझसे यही कहा कि तुम्हें मेरे पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वादा तुमने पापा को दिया नहीं था। वो बस अपनी बात कह करके इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, पर तुम भी इस वादे को किसी मजबूरी में पूरा करो, ये जरूरी नहीं है। वैभवी की बात सच थी कि इस अधूरे वादे को निभाना या ना निभाना पूरी तरह से मेरे ऊपर था, पर फिर भी ना जाने क्यों मैं वैभवी को देख करके उसे ना नहीं बोल पाया। लेकिन फिर भी मैंने इस वादे को निभाने की जिम्मेदारी उठा ली थी। वैभवी जितनी ही समझदार थी, उससे कहीं ज्यादा वो स्वाभिमानी भी थी। वो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझती रही कि मैं भले ही इस वादे को निभा रहा हूँ, पर इसके पीछे भी मेरी कोई न कोई मजबूरी है। इसलिए वैभवी ने भी मुझसे वादा लिया कि अगर 1 साल के अंदर मैं उसे पूरे दिल से स्वीकार नहीं करता, तो हम दोनों इस रिश्ते से अपनी मर्जी से आजाद हो जाएंगे। पर तब तक हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा। और उसके कुछ दिनों बाद ही दिव्या दीदी का दोबारा से फोन आया कि उन्होंने मेरे लिए लड़की देख ली है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोग यहाँ से बात को आगे बढ़ाएं। इससे अच्छा है कि मैं वैभवी को कुछ वक्त के लिए यहाँ से आप लोगों की बहू बना करके ले आऊं, जिससे मैं आप लोगों द्वारा इस शादी के जंजाल से बच सकूं। पर मेरे और वैभवी के बीच के इस अधूरे वादे से शुरू अधूरे रिश्ते को आपने तो माँ उधार का ही नाम दे दिया और वैभवी को उधार की बहू बना दिया। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को हर वक्त खुद के स्वाभिमान के लिए लड़ता हुआ देखता रहा, पर जो मेरे पास्ट में मेरी पूर्व प्रेमिका डिंपल के साथ हुआ, उसके पश्चाताप में मैं हमेशा ही सब कुछ देख करके भी अनदेखा करता रहा। पर जब मैं दिया को उसके कंपटीशन के लिए छोड़ने उसके होटल पर गया, तब मुझे वहां पर अचानक से डिंपल मिली और फिर हम दोनों के बीच बात हुई। और बातों ही बातों में उसने मुझे वो सच बताया जो मुझसे इतने सालों से झूठे प्यार के जाल में छिपाया गया था। और वो सच था दिव्या दीदी का, जिन्होंने मेरे भरोसे का फायदा उठा करके मेरे ही हाथों मेरे प्यार का न सिर्फ अपमान किया, बल्कि उसे मेरी नजरों में एक चरित्रहीन लड़की भी साबित कर दिया और उसे मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। जबकि दिव्या दीदी ने खुद अपनी आंखों से मुझे डिंपल के लिए पल पल तड़पता हुआ देखा था, उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ मेरे प्यार और मेरे भरोसे का फायदा उठाया। डिंपल से सच जानने के बाद जब मैंने ये बात दिया को बताई, तो दिया ने भी मुझे इस सच के बारे में बताया। साथ ही वैभवी के साथ भी यही सब जो हो रहा है, इस बात की भी उसने मुझे जानकारी दी, जिसे सुनने के बाद मैं वैभवी के लिए बहुत परेशान हो गया। तब दिया ने मुझसे कहा कि मुझे बिना देर किए वैभवी के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से वो अकेली है और दिव्या दीदी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर जाएं। दिया से बात करने के बाद मैं वहां से बिना एक पल की देरी किए घर की तरफ निकल गया। और जब मैं यहाँ पहुँचने ही वाला था, तब मुझे दिलीप का कॉल आया और दिव्या दीदी ने उसके और उसकी बहन के साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में भी उसने मुझसे बताया। और साथ ही मुझे कहा कि दिव्या दीदी के इस साजिश का पर्दाफाश करने में वैभवी ने उसकी मदद की है। गुस्से से पागल हो करके दिव्या दीदी वैभवी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए मुझे एक पल की देरी किए बिना तुरंत वैभवी पास उसका साथ निभाने के लिए जाना चाहिए। दिव्या दीदी के सच जानने के बाद मुझे दिव्या दीदी से नफरत और वैभवी की बहुत चिंता होने लगी और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो मुझे बस आज सही वक्त पर घर पहुंचा दें। और उन्होंने मेरी सुन ली और मुझे एकदम सही वक्त पर घर पहुंचाया। जब मुझे दिव्या दीदी का आज पहली बार असली चेहरा खुद अपनी आंखों से देखने को मिल गया। इतना कहते कहते वैभव अपनी बड़ी बहन दिव्या के पास गया और उसने कहा कि आपको मैंने अपनी सिर्फ बड़ी बहन ही नहीं बल्कि माँ से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और आप पर भरोसा किया था, और आपको एक पल भी नहीं लगा मेरे इस प्यार और भरोसे का। एक नहीं बल्कि दो दो
बार खून करते हुए। पहले मेरी प्रेमिका डिम्पल और दूसरी मेरी पत्नी वैभवी। मैंने बचपन से ही आपको सबसे ज्यादा प्यार किया और सबसे पहले आपको अपनी समस्या बताई। पर यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आप इस समस्या का समाधान करने की जगह पर उसका फायदा उठाएंगी। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आप को कुछ भी भला बुरा नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप मेरी नज़रों के साथ साथ मेरे दिल से भी गिर चुकी हैं। इतना कहने के बाद वैभव ने वैभवी की तरफ देखा और आंखों में नमी के साथ कहा कि मुझे माफ कर देना वैभवी, मैंने तुमसे प्यार तो किया और शादी भी की, पर ना तो मैं एक प्रेमी अच्छा बन पाया और ना ही जीवन साथी। मुझे दिया ने बताया कि उसने तुम्हें पहले दिन ही डिंपल के बारे में सब बता दिया था, पर तुमने आज तक मुझसे कभी डिंपल के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। सच में तुम्हारी जैसी पत्नी पा करके मैं तो धन्य हो गया, और अगर तुम्हारे जैसे ही हर मर्द को पत्नी मिल जाए तो दुनिया के मर्दों की आधी चिंता चुटकियों में खत्म हो जाए, क्योंकि एक मर्द की सबसे ज्यादा चिंता उसकी औरत की होती है या फिर उससे ही मिलती है। और मैं तुम्हारे जैसी पत्नी को पा करके भी तुम्हारी कीमत को नहीं समझ सका, पर अब और नहीं, अब ये उधार का खेल बहुत हो चुका। ये उधार मुझसे शुरू हुआ था और अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। इतना कह करके वैभव ने वैभवी का हाथ पकड़ा और कहा कि हाँ वैभवी, आज से और अभी से मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और हमारे बीच के उस 1 साल के बंधन को भी खत्म करता हूँ। आज से तुम मेरी सिर्फ पत्नी हो, कोई उधार की नहीं, और इसके साथ ही आज से तुम्हारे इस घर से सारा उधार चुकता होता है और तुम्हें उधार की बहू से आजादी मिलती है। चलो वैभवी, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी उधार बाकी नहीं रहा, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम यहाँ से दूर अपने शहर में अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ पर कुछ भी उधार नहीं होगा, सब पूरा का पूरा तुम्हारा ही होगा। इतना कह करके वैभव और वैभवी दोनों अपने कमरे में पैकिंग करने के लिए चले गए और दिव्या खामोश हो करके अपने कमरे में चली गई। वैभव के जाने की बात से अब सरला जी का मन बहुत घबराने लगा और उन्हें रह रह करके अपने सास की दी हुई बद्दुआ याद आने लगी। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। थोड़ी देर बाद जब वैभव और वैभवी अपना सामान लेकर के घर से जाने के लिए बाहर आए, तब सरला जी अपने बेटे के गले से लग करके रोने लगी और रो रो करके कहने लगी कि तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे पाला पोसा है, मैं तुझे खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। इस लड़की को जाना है तो ये अपना सामान लेकर के जाए, पर तू कहीं नहीं जाएगा। तब वैभव ने बहुत ही पत्थर दिल से अपने आप से अपनी माँ को दूर करते हुए कहा कि जिसे आप लड़की कह करके बुला रही हैं, वो भले ही इस घर की बहू हो या ना हो, पर वो मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी का नाम है वैभवी। आज अगर उसे उसके नाम से बुलाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और अब जो आपने और दिव्या दीदी ने मिल करके किया है ना, उसके बाद तो मैं चाह करके भी यहाँ एक पल के लिए नहीं रुक सकता। और आपने अभी जो कहा कि आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपका बेटा हूँ, मुझ पर सिर्फ आपका ही हक है। तो माँ, आपकी बाकी सारी बातें सही हैं, पर हक की बात गलत है। आपका मुझ पर सबसे पहला अधिकार हो सकता है, पर अधिकार सिर्फ आपका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब एक बेटे के साथ साथ एक पति भी हूँ और मेरी पत्नी का भी मुझ पर पूरा अधिकार है। और एक बात कहूँ माँ, मैं यहाँ से इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया, बल्कि मैं इसलिए अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कभी खुद के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया। और ये चीज मैंने वैभवी से ही सीखी है माँ की जिसे हम प्यार करते हैं, हम उन्हें कभी बांध करके अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें एक आजाद पंछी की तरह हमेशा खुद से और अपने रिश्ते से और हर बंधन से आजाद करके रखते हैं। जो आपने माँ हो करके नहीं किया, बल्कि वैभवी ने एक पत्नी हो करके मेरे लिए किया, और इसलिए मैं आज अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता हूँ। और एक आखिरी बात माँ, मुझे अब तक यकीन नहीं होता था कि मेरी माँ, जिसे मैंने बचपन से
मेरी खुशी के लिए सब कुछ करते हुए देखा है, मेरी हजार गलतियों पर मुझे माफ करते हुए देखा है। भला ओ माँ अब मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? फिर धीरे धीरे बात समझ में आई कि कभी एक माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कुछ करना तो दूर सोच भी नहीं सकती, पर हाँ एक सास अपनी बहू से बदला लेने के लिए अपनी सारी हदें पार कर सकती हैं, जो आपने बखूबी की। अब चलता हूँ माँ, हो सके तो मुझे माफ करना। और इतना कह करके वैभव ने वैभवी का हाथ पकड़ा और अपना घर छोड़ करके चला गया। वैभव के जाते ही सरला जी इस सदमे को सह नहीं पाई और वो अपनी मानसिक स्थिति को भी संभाल नहीं पाई, और वो रोते हुए अपने पति के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को रोक लीजिए, मेरे बेटे को रोक लीजिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, उसे रोक लीजिए। तब सोहन जी ने बहुत ही उदास और गंभीर शब्दों में कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी सिर्फ अपने बेटे को रोकना चाहती हो, अपनी बहू को नहीं सरला। और यही कारण है कि आज तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि इस घर से एक पति अपनी माँ और अपने परिवार को छोड़ करके अपनी पत्नी की इज्जत के लिए जा रहा है। जैसा सालों पहले इस घर में एक पति अपनी पत्नी को उसकी इज्जत के साथ ले करके अपनी माँ और अपने परिवार को छोड़ करके आया था। ये तो बस कर्मों का खेल है सरला। इस कर्म भूमि दुनिया में इंसान जो बोएगा वही एक दिन काटेगा भी। और इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है सरला, इसमें जितनी गलती तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा मेरी भी है। जो घर का मुखिया होते हुए भी मैंने हमेशा एक औरत को घर के फैसले लेने दिए और खुद चुपचाप किनारे बैठ करके सारा तमाशा देखता रहा। एक औरत घर के फैसले ले, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब उन फैसलों से घर की सुख शांति भंग होने लगे तब एक मर्द को ही अपने घर के सारे फैसले लेने चाहिए, जिसे करने में मैंने बहुत देर कर दी। और आज इस वजह से मैं अपने बेटे और बहू होने वाले पोता पोतियों से दूर हो गया। फिर इतना कह करके सोहन जी भी अपने कमरे में चले गए और यहाँ सरला जी खामोश हो करके वहीं बैठी रही और खुद को कोसती रही। वैभवी के जाने के कुछ देर बाद ही पुलिस दिव्या को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उससे उस चोरी के बारे में पूछताछ की गई। हालांकि सरला जी को बड़ी मिन्नतों के बाद सोहन जी ने दिव्या की बेल करवाई, पर अब जो दिव्या पुलिस स्टेशन से लौट करके आई थी वो पुरानी दिव्या से पूरी तरह से अलग थी। हालांकि दिव्या के पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी बड़ी बेइज्जती हुई उसके मोहल्ले में और जान पहचान वालों के बीच में, और अब उसके लिए रिश्ते आना भी पूरी तरह से बंद हो गया। और दिव्या ने भी खुद को अपने कमरे की चार दीवारी में हमेशा के लिए कैद कर लिया। और इधर अपने शहर पहुंच करके वैभव और वैभवी ने अपनी नई दुनिया बसा ली, और अब वैभव ने भी अपने बॉस की कंपनी को डूबने से बचा लिया, बल्कि इस कंपनी को उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और कुछ ही दिनों बाद वैभवी गर्भवती भी हो गई, और अब दिया ने भी उस कंपटीशन को जीतने के बाद अपना करियर डांस भी शुरू कर दिया था, और वो भी अपने भैया भाभी के साथ उन्हीं के घर पर रहने लगी। वैभव और वैभवी को एक बहुत ही खूबसूरत से बेटी पैदा हुई और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और यहीं से दोस्तों खत्म होती है अपनी उधार की बहू की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।